स्वागत दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। शॉर्ट ट्रिक और स्मार्ट अप्रोच से चलिए मैं एक और पेपर आपको सॉल्व कराता हूं जो कि एसएससी सीजीएल के पेपर है। 14 सितंबर 2025 को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था। तो इसका मैं मैथ का डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है m और n का रेशियो दिया हुआ है, n o का रेशियो दिया हुआ है, o का p के साथ दिया हुआ है रिलेशन, और इसमें फाइंड करना है n का p के साथ रेशियो, इसमें फाइंड करना है। अनुपात फाइंड करना है n और p का। तो n और p का अनुपात फाइंड करना है। अगर हम देखें तो m n का रेशियो है n o का और o p का। तो इस रिलेशन से ही हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि n यहां पर है और p यहां पर है। बीच में जो o है बस इसे ही हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा सैंडविच मेथड। n का p से चाहिए तो n और o का जो रेशियो होगा वो लिख लें। तो ये है 6:7 और o और p का रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9:11। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें। n का o के साथ मल्टीप्लाई करें और o का p के साथ, o से o कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54 और ये अनुपात में आ जाएगा 11 सते 77। 54 और 77 तो कटेंगे नहीं और ये हो जाएगा n अनुपाते p का जो रेशियो आ जाएगा 54:77। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 10, 12, 13 और 16 में से क्या घटाया जाए कि बची हुई संख्याएं समानुपाती हो जाएं, प्रोपोर्शनल में हो जाएं। तो इसमें वो संख्या फाइंड करनी है। अगर हम x मान के करें तो 10 में x घटेगा, 10 माइनस एक्स अपॉन 12 में भी x घटेगा, तो इसका रेशियो लेंगे और ये इक्वल हो जाएगा इन दोनों में x घटाने पर। तो 13 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स। ऐसा करेंगे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा जो कि काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसे आसान बनाने के लिए इसमें ऑप्शंस की हेल्प ले लें। तो ऑप्शंस में भी कैसे सॉल्व करेंगे क्योंकि 4 ऑप्शन है, अगर हम चारों सॉल्व करेंगे तो भी हमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, जो छोटे नंबर हैं पहले आप उन्हें कंसीडर करिए, छोटे नंबर से स्टार्ट करिए और फिर बढ़ते हुए क्रम में आप चेक करिएगा। तो पहला सबसे छोटा नंबर है 3, तो पहले हम 3 रख के देख लें कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 10 में 3 घटेगा तो 7 और 12 में 3 घटेगा तो 9 और इधर देखें तो 13 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा 10 और 16 में 3 घटेगा तो आ जाएगा 13। 7/9 10/13 के इक्वल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन पहला जो होगा वो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करें, क्योंकि हमें छोटे से बड़े में जाना है तो हम 4 ले लें। तो 4 अगर हम घटाएं तो 10 में 4 घटेगा तो आ जाएगा 6, 12 में 4 घटेगा तो आ जाएगा 8 और इधर देखें तो 13 में 4 घटेगा तो 9 और 13 में 16 में 4 घटेगा तो आ जाएगा 12। इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। 6/8 को लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 3/4 हो जाएगा और इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे तो आ जाएगा 3/4। 3/4 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो यही ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी संख्या का 45% उसके 30% से 0.9 ज्यादा है तो वह संख्या क्या है, ये इसमें फाइंड करनी है। तो कोई भी संख्या होगी उसका 45% और 30% का जो अंतर होगा वो 0.9 दिया हुआ है। तो 45% में से 30% घटाएं तो आ जाएगा 15%। 15% की जो वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है 0.9। पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या होगी 100%। 100% होगी तो 100% की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो 3 से अगर हम डिवाइड करें तो ये बचेगा 5% और 3 से इधर डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.3। अब 5% में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये 100% हो जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। तो पूरी इक्वेशन में अब 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 100% की वैल्यू आ जाएगी और 20 गुणे 0.3 करेंगे तो आ जाएगा 6। तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सोहन ने 90,000 से एक बिजनेस शुरू किया। 5 महीने के बाद रोहन 1,50,000 के साथ उसमें शामिल हो गया। उसके 3 महीने बाद सोहन ने 30,000 रुपए निकाल लिए।
साल के आखिर में उसके मुनाफे का अनुपात क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो जो भी मुनाफा होगा, प्रॉफिट, वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो भी रेशियो होगा सोहन और रोहन का, उस रेशियो में ये डिवाइड होंगे। निवेश और समय का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके अनुपात में मुनाफा बांटा जाएगा। तो सोहन और रोहन का जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो रेशियो है वो निकाल लें। तो अगर हम देखें तो जो रुपए दिए हुए हैं इन्वेस्टमेंट, 90,000, 1,50,000 और 30,000, इसमें हम 4 जीरो सभी में कैंसिल कर सकते हैं, 4 जीरो सभी में काट सकते हैं। तो ये बचा कितना, 4 जीरो कटने के बाद केवल 9 रुपए बचा। तो 9 रुपए के साथ सोहन ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 9 रुपए के साथ। इसे आसान बनाने के लिए हमने 4 जीरो काट लिए, तो अब इसे केवल 9 रुपए, 15 रुपए ऐसे हम इसको कंसीडर करेंगे। 5 महीने के बाद रोहन शामिल हुआ है, तो 15 रुपए के साथ वो शामिल हुआ है। उसके 3 महीने बाद सोहन ने 30,000 रुपए निकाल लिए। तो 3 महीने के बाद 5 महीने ये और 3 महीने ये, तो 8 महीने तक तो 9 रुपए ही उसने इन्वेस्टमेंट किए। अब 3 रुपए उसमें निकाल लिए, तो बचा कितना समय, 4 महीने बचा हुआ है। प्लस करेंगे, 4 महीने बचा हुआ है। अब कितना इन्वेस्टमेंट है उसका, 9 रुपए में 3 रुपए अगर उसने निकाल लिए तो बचा 6। और इसमें देखें तो 5 महीने के बाद रोहन आता है जो कि 15 रुपए के साथ, और कितने महीने तक रहेगा, साल के आखिर तक। तो 5 महीने इसमें से घटा दें 12 में से, ये हो जाएगा 7। इसका रेशियो फाइंड करना है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं सभी में। 3 से यहाँ से डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 2, और 3 से इसे डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 5। 8 त्रिक 24, 24 और 4 दूनी 8, 24 8 32, 32 अनुपाते 7 बचे 35। और तो डिवाइड नहीं कर सकते इसे, तो यही हो जाएगा इसका रेशियो। 32 अनुपाते 35 के रेशियो में ये मुनाफा बटेगा। रिजल्ट फाइंड करना है, और जो रिजल्ट फाइंड करना है दशमलव में फाइंड करना है, तो हम इसे दशमलव बना लें। तो 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 2.25। डिवाइड करना है 0.5 से, तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2.25 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4.5। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो व्यक्ति ए और बी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए के पास 18 घोड़े हैं। काफी इसमें डिटेल दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लास्ट में करिए, क्योंकि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। तो जब जो भी क्वेश्चन आपको लेंदी दिखे या ज्यादा उसमें लैंग्वेज दिख रही हो, तो आप इस तरह क्वेश्चन लास्ट के लिए ही छोड़िएगा। मैं भी इसे आपको लास्ट में ही बताऊंगा। एक्स, वाई और जेड ने इस अनुपात में पूंजी लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। 3 महीने के बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% हिस्सा निकाल लिया। तो एक्स है, वाई है और जेड है, इनका अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। 3 महीने के बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% हिस्सा निकाल लिया है। तो 3 महीने के बाद तो जेड ने 40% हिस्सा निकाल लिया, तो कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 मंथ के बाद। तो बचेगा कितना, 5 में अगर हम 40% कम करें तो 2 हो जाएगा, 2 कम होगा तो ये आ जाएगा 3, 3 ही बचा रहेगा। अब करेंगे अगले 3 महीने के बाद वाई ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। 3 महीना तो ये और 3 महीना और, तो 6 महीने के बाद वाई ने कितना निकाल लिया, आधा हिस्सा। तो 3 था, अब बचा केवल 1.5। बिजनेस कुल 18 महीनों तक चला है। अगर कुल मुनाफा 3,24,000 रुपए है, तो एक्स वाई जेड के मुनाफे के हिस्से का अनुपात क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो अनुपात ही हमें फाइंड करना है, तो ये वैल्यू की जरूरत हमें नहीं है। तो अब इसमें हम अनुपात निकालें। तो 18 महीने के लिए ये जो एक्स है, ये ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करेगा। 2 रुपए के साथ अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये 18 महीने के लिए पूरा 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन वाई जो है 6 महीना तो 3 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, और 18 महीने हैं टोटल, तो 12 महीने जो है वो 1.5 का इन्वेस्टमेंट करेगा। जेड में
3 महीने के बाद चेंज हो रहा है, तो 3 महीने तो ₹5 का इन्वेस्टमेंट करेगा और 15 महीने बचे और जो बचे हुए हैं, तो 15 महीने जो है ₹3 का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें, तो 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 18 अलग से जोड़ लें इसमें 18 और 12 गुणे डेढ़ तो ये हो जाएगा 18, 18, 18 36 हो जाएगा। और ये अगर हम इसे जोड़ें तो 5 या 15 और 15 ती 45, 15 और 45 हो जाएगा 60। ये हो जाएगा अनुपात में। इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो 12 से डिवाइड कर सकते हैं। 12 डिवाइड कर दें सभी को तो ये आ जाएगा 3:3:5। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक क्लास में 40 स्टूडेंट की औसत उम्र 16 साल है। जब एक नया स्टूडेंट आता है तो औसत 0.2 साल बढ़ जाता है। नया स्टूडेंट की उम्र क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो 40 स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट थे और उनका जो औसत उम्र है ये है 16 वर्ष। 16 वर्ष है। कह रहा है कि जब नया स्टूडेंट आता है तो औसत 0.2 साल बढ़ जाता है। अगर ये जो नया स्टूडेंट आ रहा है ये भी 16 साल का ही होता, तो जो औसत है, जो नया औसत हो रहा है, ये भी 16 साल ही होना चाहिए था। अगर 16 साल का स्टूडेंट आता नया, तो इसका जो एवरेज होता वो 16 साल ही रह जाता। लेकिन औसत अब बढ़ जाता है 0.2, 0.22 सभी स्टूडेंट में बढ़ जाएगा, तभी तो औसत बढ़ेगा 0.2। तो पहले 40 स्टूडेंट थे, 40 ये थे, एक नया आ गया, तो टोटल 41 लोगों में 0.2 बढ़ेगा। तो ये 16 साल तो इसका उम्र होगा ही होगा, और प्लस जो ज्यादा अब हुआ है इसके आने के कारण, वो इसी की उम्र के कारण हुआ है। तो 41 लोगों में 0.2 बढ़ा है, तो इसी की आयु में जुड़ जाएगा, 16 में इतना और जुड़ जाएगा। तो जो नया स्टूडेंट होगा वो इसकी उम्र आ जाएगी। तो 16 और प्लस 41 गुणे 0.2 करें तो 41 दूनी 84 होता है, दशमलव लग गया तो 8.4। तो 41 दूनी 82 होता है, सॉरी। तो 24.2 साल इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 8 कर्मचारी और एक सुपरवाइजर की औसत मासिक जो सैलरी है ये है 15,000 रुपए। 8 कर्मचारी जो इसमें एम्प्लॉय हैं और एक सुपरवाइजर, इनका जो एवरेज है ये है 15,000। अगर सुपरवाइजर की सैलरी 25,000 है, सुपरवाइजर की सैलरी अगर 25,000 है, तो 8 कर्मचारियों की औसत सैलरी क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो ये जो एम्प्लॉय होंगे, जो कर्मचारी होंगे, इनकी सैलरी जो औसत होगी वो फाइंड करनी है। अगर इसमें देखें तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि टोटल जो 9 लोग हैं उनका औसत दिया हुआ है, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें से ये 25,000 घटा के 8 से डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा अप्रोच क्या है, जो स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच इसमें क्या लग सकता है, मान लेते हैं ये जो टोटल सभी की एवरेज सैलरी है ये 15,000 के बराबर ही है। 15,000 की मान ले ये बराबर है, लेकिन ये 15,000 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक जो सुपरवाइजर है इसकी सैलरी 25,000 है। कितनी ज्यादा होगी इससे, 10,000। ये 10,000 जो ज्यादा है इन सभी में से काटी जाएगी। ये जो 8 लोग हैं, क्योंकि 8 लोगों का ये एवरेज है, तो 8 लोगों में ये काटी जाएगी। 10,000 टोटल है, 8 लोगों का औसत निकालना है, तो 8 लोगों में ये डिवाइड हो जाएगी। जो ज्यादा है, जो ज्यादा इसको दे दिया गया है सैलरी, वो 10,000 रुपए इन सभी की सैलरी में से बराबर बराबर काटी जाएगी, तो ये आ जाएगा इसका एवरेज। तो 15,000 में ये 15,000 है, 15,000 में 10,000 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 1250 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 13,750। 13,750 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक कंपनी में 80 कर्मचारी हैं, टोटल जो कर्मचारी दिए हुए हैं एम्प्लॉय ये 80 दिया हुआ है, जिनमें से 35% महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं इसमें 35%।
महिलाओं की औसत मासिक सैलरी 72,000 रुपए है, जबकि पुरुषों की औसत मासिक सैलरी 68,000 रुपए है। तो पूरी वर्कफोर्स की औसत मासिक सैलरी हजार में क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो वुमेन 35% है, तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखें भिन्न में, तो ये हो जाएगा 7/20। अगर टोटल 20 लोग हैं तो वुमेन्स होंगी इसमें 7, तो इसमें मेन कितने होंगे, मेन हो जाएंगे 13। टोटल 20 हैं तो मेन हो जाएंगे इसमें, जो पुरुष होंगे वो हो जाएंगे 13। टोटल 80 दिया हुआ है, तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें औसत निकालना है। तो हम आसान सही नंबर इसमें लेंगे, जो कि रेशियो में है, तो रेशियो से ही हम इसको जो इसका औसत आएगा वो निकाल सकते हैं। तो अगर हम औसत देखें, महिलाएं अगर 7 हैं तो पुरुष होंगे इसमें 13, और महिलाओं का जो औसत दिया हुआ है ये 72,000 है। हमें वैल्यू जो फाइंड करना है हजार में ही निकालना है, तो हम 72,000 की जगह लिख लें 72, क्योंकि हजार में ही हमें फाइंड करना है तो हम 72 लिख लें। और पुरुषों की जो सैलरी है ये 68,000 है, ये हो जाएगी 68। अब डेविएशन मेथड से इसे सॉल्व कर ले, तो एवरेज निकालें। मान लेते हैं जो एवरेज है ये 72 है, तो 72 से 72 घटेगा तो ये आ जाएगा 0। तो इसमें ना तो जोड़ना पड़ेगा ना घटाना पड़ेगा। और इसमें देखें तो इसमें 4-4 कम करना पड़ेगा, 4-4 कम करना पड़ेगा। तो 4-4 कम करना पड़ेगा, 13 लोग हैं, 4-4 कम होगा सभी में, तो 13 चौके 52, 52 कम हो जाएगा। लेकिन ये डिवाइड कितने में होगा, क्योंकि टोटल 13 और 7 20 लोग हैं, 20 लोगों में डिवाइड होगा, तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एवरेज हो जाएगा 72 माइनस 20 से इसे डिवाइड करें 2.6। तो 72 में से 2.6 कटा है, ये हो जाएगा 69.4। ये इतना हजार आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक ड्रेस की कीमत 35 रुपए तय की गई है, डिस्काउंट का ऑफर 10% से बदलकर 15% हो जाता है, ग्राहक को कितना अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है, ये इसमें फाइंड करना है। तो पहले 10% था, अब जो ऑफर हो जाता है 15% हो जाता है, मतलब 5% ज्यादा छूट होती है। तो 5% जो ज्यादा छूट होती है, अतिरिक्त अतिरिक्त जो डिस्काउंट होता है वही हमें फाइंड करना है। तो 3500 का 5% निकाल लें, तो 5% निकालने के लिए 5/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 35 गुणे 5 ये हो जाएगा 175। 175 रुपए अतिरिक्त डिस्काउंट होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। रोहन ने 5 किलो प्रीमियम कॉफी और कुछ किलो साधारण कॉफी का ऑर्डर दिया। प्रीमियम कॉफी और ऑर्डिनरी कॉफी ये दिया हुआ है। प्रीमियम कॉफी जो है 5 किलो है, और ये कुछ किलो है। मान लेते हैं जो कुछ किलो दिया हुआ है ये मान लें x किलो है। प्रीमियम कॉफी की प्रति किलो कीमत साधारण कॉफी की कीमत से 3 गुना थी। तो ये अगर 1 यूनिट, ये जो रेट होगा, अगर ऑर्डिनरी कॉफी का रेट 1 है, इसका जो रेट होगा वो 3 होगा। तो ये हो जाएगा इनका अनुपात, और ये हो जाएगी क्वांटिटी। जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो पता चला कि प्रीमियम कॉफी और साधारण कॉफी की मात्रा आपस में बदल गई थी। इस बदलाव से उसका बिल जो है 40% बढ़ गया। 40% इसका बिल बढ़ गया। इसका रेट ज्यादा है, प्रीमियम कॉफी का जो रेट है वो ज्यादा है। बिल कब बढ़ जाएगा, जब इसकी क्वांटिटी कम हो इससे, क्योंकि क्वांटिटी तो बदल गई है। तो क्वांटिटी जब प्रीमियम वाले की बढ़ेगी तभी उसका बिल ज्यादा आएगा। तो मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो 5 से बड़ी होगी, 5 किलोग्राम से वो बड़ी होगी। और इसमें फाइंड क्या करना है, प्रीमियम कॉफी की शुरुआती मात्रा और साधारण कॉफी की शुरुआती मात्रा का अनुपात इसमें फाइंड करना है। तो प्रीमियम कॉफी 5 किलो है, और जो ऑर्डिनरी कॉफी है ये x किलो है। तो इसका अनुपात हमें फाइंड करना है। तो x 5 किलो से ज्यादा होगा, तो 5 अनुपाते 5 से बड़ी वैल्यू आएगी। x की जो वैल्यू आएगी ये 5 से बड़ी ही आएगी। तो अगर हम देखें ऑप्शन में, तो 2:1 ये अनुपात तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो अनुपात होगा ये बड़ा आएगा, जो सेकेंड अनुपात होगा वो बड़ा आएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि बाद वाला जो क्वांटिटी है वो कम है। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए केवल ऑप्शंस की हेल्प अगर ले लें तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लें अगर अनुपात जो क्वांटिटी का अनुपात है
ये पहला सॉरी दूसरा ऑप्शन ले लें तो 1:3 के अनुपात में है। तो इसे हम देखें कि कितना रेट बन रहा है। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। पहले जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 3, 6 यूनिट में ही मिल रहा है। और जब इनका क्वांटिटी बदल दी गई है तो ये 1 की जगह 3 हो जाता है, 3 और 3 की जगह 1 हो जाएगा। तो अब रेट जो हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 और 1 10, 10 रुपए हो जाता है। पहले 6 रुपए था, अब 10 रुपए हो जाता है। तो बढ़ा कितना? 4 रुपए बढ़ा, कितने में से? 6 में से। तो ये 40% के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये आएगा 66.66% के बराबर। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो यही ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हमें निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। आप इसे चेक करेंगे ऐसे ही, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 6400 रुपए और 3 वर्षों में 7040 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा कि साधारण ब्याज होगा, लेकिन 2 वर्ष में दिया हुआ है कि 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है और 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो यहाँ पर लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में जो टोटल अमाउंट होगी, इसी के ऊपर ब्याज लगेगा। और 3 वर्ष में अगर 7040 हो जाता है, तो 7040 में अगर हम 6400 घटा देंगे, तो ब्याज हमें पता चल जाएगी कि 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है। तो 1 साल में लगेगा यहाँ पर 0 से 0 और 4 हो जाएगा। 70 में से 64 घटेगा तो आ जाएगा 640। 640 रुपए ब्याज लगेगा 1 साल में। तो 640 ब्याज लग रहा है और मूलधन क्या था 2 साल के बाद? 6400। तो 6400 से अगर हम डिवाइड कर दें, तो ये पता चल जाएगा कितने परसेंट से ब्याज लग रहा है। परसेंट में फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी परसेंट में। 640 से ये कटेगा तो 10, 10 से ये कटेगा तो आ जाएगा 10, 10% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक किताब बेचने वाला 10 पेन 300 रुपए में बेचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे 4 पेन की लागत कीमत के बराबर नुकसान होता है। नुकसान का प्रतिशत क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो 10 पेन बेच रहा है, जिससे 4 पेन की लागत कीमत के बराबर नुकसान हो रहा है, तो नुकसान का प्रतिशत फाइंड करना है इसमें। तो ये जो वैल्यू दी हुई है, इसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट ही रिलेशन निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। तो 10 पेन बेचेगा तो 10 एसपी बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10 सीपी और इसमें से जो लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसको घटा दें, तो ये 10 सेलिंग प्राइस के बराबर वैल्यू आ जाएगी। तो 10 सीपी में से 4 सीपी घटा दें, तो ये हो जाएगा 6 सीपी और ये हो जाएगा 10 एसपी। 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो एसपी और सीपी का जो रेशियो आ गया, ये आ जाएगा 3:5। अगर सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस 5 रुपए होगा। तो लॉस परसेंट हम निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट, 5 रुपए की वस्तु में 2 रुपए का नुकसान होगा। 2 रुपए का नुकसान हो गया और कितने से हो रहा है? 5 से। तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ जाएगी परसेंट में। तो ये हो जाएगा 200, 200 बटे 5 दिया जाएगा 40% लॉस। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक फल विक्रेता 3 तरह के आम खरीदता है। पहली किस्म 10 रुपए में 4 के हिसाब से, दूसरी 12 रुपए में 5 के हिसाब से। तो इसे हम प्रति आम के हिसाब से निकाल लें। तो पहली जो किस्म है, 10 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 1 आम की कीमत मिल जाएगी। और दूसरा है, दूसरी जो किस्म है, ये 12 रुपए में 5 के हिसाब से, तो 1 आम की निकालें तो 12 बटे 5 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी जो किस्म है, 5 रुपए में 2 के हिसाब से, तो 5 बटे 2 हो जाएगा। वह उन्हें 2:3 अनुपात के अनुपात में मिलाता है। अगर वह सभी आमों को 7 रुपए में 3 के हिसाब से बेचता है, तो लगभग कितना फायदा या नुकसान होगा प्रतिशत में, वो फाइंड करना है। तो अगर हम एक की कीमत निकाल लें, तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 2.4 और ये हो जाएगा 2.5। किस अनुपात में मिलाया जा रहा है? 2:3:1 के अनुपात में। तो अगर हम एक की कीमत निकाल लें, एवरेज में कॉस्ट प्राइस निकाल लें,
क्योंकि तीनों मिला के बनाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा 5 और 2.4 गुणे 3 हो जाएगा 7.2 और 2.5 गुणे 1 तो ये हो जाएगा 2.5। कितने आम हो गए ये? 2, 3, 5 और 1 6। 6 आम हो गए, तो 6 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एक आम की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो। तो 7, 5, 12, 12 तो 14, 14 और 2 और 5, 14.7 डिवाइड बाई 6। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? अगर हम एक आम का निकालें, हाँ एक फल का निकालें, तो ये हो जाएगा 7 रुपए में 3 के हिसाब से। तो 7 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 की कीमत फाइंड हो जाएगी। यहाँ डिवाइड में 6 है और यहाँ 3 है, तो हम 6 की ही कीमत निकाल लें। दोनों में 6 की ही कीमत निकालें तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो 6 आम की कीमत निकालें तो आ जाएगा 14.7 कॉस्ट प्राइस आ गई। और सेलिंग प्राइस अगर हम निकालें 6 की, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 2, 7 दूनी 14। खरीदा गया है 14.7 में, बेचा जा रहा है 14 में, तो लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 14.7 में ये घटाएं तो ये आ जाएगा 0.7 और खरीदा जाता है 14.7 में, तो 14.7 से डिवाइड, परसेंट में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। 7 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 7/147 तो आ जाएगा 1/21 गुणे 100%। 21 चौके 84, तो दशमलव समथिंग परसेंट आएगा, जो कि 0.76 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक डीलर टेलीविजन की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 20% ज्यादा तय करता है। अगर वह 15% की छूट देता है और उसे 300 रुपए का फायदा होता है, तो टेलीविजन की लागत कीमत क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। लागत कीमत फाइंड करना है तो इसे 100 मान के कर लें। कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस इसमें फाइंड करना है। मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, क्योंकि इसमें हमें 20% बढ़ाना है जिससे अंकित मूल्य मिलेगा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हो जाएगा 20% इसमें बढ़ा लें तो हो जाएगा 120। अगर वह 15% की छूट देता है, अब इस मार्क प्राइस में 15% की छूट दे दें, 15% की छूट दे दें, तो 15% कम करें तो 12 और 12 का आधा 6, 18, 18 कम हो जाएगा तो आ जाएगा 102। 102 का छूट देता है, उसे 300 रुपए का फायदा होता है। तो मतलब ये है उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 102 रुपए है और इस पर मिल रहा है 300 रुपए का फायदा। 100 रुपए की चीज अगर 102 में बिक रही है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2 यूनिट का। 2 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है ये है 300 रुपए। तो एक की क्या वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी 150 रुपए। और कॉस्ट प्राइस इसमें फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमने 100 मानी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जो कि कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगी। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 15,000 रुपए। 15,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया है, तो कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है। तो इसमें भी सीपी जो है 100 मान के कर लें, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा 125। उसने खरीदार को 10% और 20% की दो लगातार छूट दी। यदि उसे 400 रुपए का नुकसान हुआ तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, ये इसमें फाइंड करना है। तो ये जो मार्क प्राइस है इसमें एक 10% की छूट देना पड़ेगा और एक 20% की छूट देना पड़ेगा। दो लगातार छूट दे रहे हैं, तो अगर हम दो लगातार छूट इसमें निकाल दें तो 125 में 10% कम करेंगे तो 10 की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी, तो 9/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20% कम करें तो ये जो भी वैल्यू होगी इसमें 20% कम करें तो ये हो जाएगा 80/100। या हम इसे लिख सकते हैं 20 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसे 4/5 भी लिख सकते हैं। 4/5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लें। सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस फाइंड करना पड़ेगा तभी जो ये नुकसान है 400 रुपए का उसकी हम वैल्यू कंपेरिजन कर सकते हैं। 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 25। 2 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5। 9 पचे 45, 45 दूनी 90। कॉस्ट प्राइस 100 मानी थी, सेलिंग प्राइस आ गई 90।
तो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 10 रुपए का, 10 यूनिट का हुआ, और 10 यूनिट की जो वैल्यू है ये दी हुई है 400, तो 400 के इक्वल कर दें। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, इसमें अंकित मूल्य फाइंड करना है। अंकित मूल्य फाइंड करना है। अंकित मूल्य कितनी हो गई थी? 125। 125 की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो 2 से अगर हम डिवाइड कर लें, क्योंकि 5 में 25 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आ जाएगा। तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200। अब इसमें है 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 125 यूनिट की वैल्यू, जो कि मार्क प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो 25 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें तो 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 5000। 5000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक ड्रम में 3 केमिकल पी, क्यू और आर का मिश्रण 3:5:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में से 30 लीटर निकाल लिया जाता है और फिर ड्रम में 12 लीटर केमिकल पी और 8 लीटर केमिकल क्यू मिला दिया जाता है। तो पहले जो अनुपात था पी, क्यू और आर का, यह अनुपात था 3:5:2। मिश्रण में से 30 लीटर निकाला जाता है। इसमें से 30 लीटर निकाल लिया गया। तो जो अनुपात होगा, अनुपात तो यही होगा क्योंकि सभी के अनुपात से निकाला गया है। जितना जितना जो भी क्वांटिटी रही होगी वो अनुपात में ही निकलेगी, तो अनुपात तो ये सेम ही रहेगा। लेकिन ये कहा गया है कि फिर ड्रम में 12 लीटर केमिकल पी मिलाया जाता है। अब अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं। केमिकल पी में जो है 12 लीटर मिलाया जाता है और 8 लीटर केमिकल क्यू मिलाया जा रहा है। 8 लीटर केमिकल क्यू मिलाया जा रहा है। अगर केमिकल क्यू की अंतिम मात्रा केमिकल पी की अंतिम मात्रा से 20 लीटर ज्यादा है तो ड्रम में मिश्रण की शुरुआती कुल मात्रा लीटर में क्या थी, ये इसमें फाइंड करना है। मान लेते हैं जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर ये x है, तो p जो है मल्टीप्लायर x मान लिया, तो p जो है 3x लीटर है, तो q जो हो जाएगा 5x हो जाएगा और r जो हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। तो 3x में 12 लीटर और जुड़ गया तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12 लीटर, और Q की मात्रा हो जाएगी यहाँ से 5x प्लस 8 लीटर। कहा गया है कि जो केमिकल P की अंतिम मात्रा से 20 लीटर ज्यादा है। Q की जो मात्रा होगी, ये जो Q की मात्रा है P से 20 लीटर ज्यादा है, तो 5x प्लस 8 में ये 3x प्लस 12 की वैल्यू हम घटा दें, ये किसके इक्वल आएगा? 20 लीटर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करें तो 5x में से 3x घटेगा तो ये आ जाएगा 2x, 8 में से 12 घटेगा तो -4, और -4 इस साइड आएगा तो 20 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 24 लीटर। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 लीटर। x अगर 12 है, x 12 है तो टोटल कितना रेशियो था? 3, 5, 8, 8, 2, 10। 10 गुणे 12 120 हो जाएगा, 120 आ जाएगा। अब यहाँ 30 लीटर ये जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू फाइंड करना है। ये जो टोटल थी इसमें 30 लीटर घटाया गया था, तो 120 और 30, तो यहाँ पर जो वैल्यू थी इनिशियल में 150 लीटर थी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन था। राहुल ने कुछ पैसे उधार लिए। पहले 3 साल के लिए 5% सालाना साधारण ब्याज इसमें लग रहा है। तो पहले 3 साल के लिए 5% का सालाना ब्याज लग रहा है। 3 साल के लिए 5% का ब्याज लग रहा है। अगले 5 साल के लिए 7% का सालाना ब्याज लग रहा है। तो अगले 7 साल में नहीं 5 साल में, अगले 5 साल में 7% का ब्याज लगेगा, और 8 साल से ज्यादा समय के लिए, 8 साल से जो भी ज्यादा समय होगा उस पर 9% का सालाना ब्याज लगेगा। अगर वह 10 साल के लिए आखिर में कुल 68 रुपए सिर्फ ब्याज के तौर पर चुकाता है तो उसने कितने पैसे उधार लिए थे, ये इसमें फाइंड करना है। तो 3 साल के लिए अगर 5% का ब्याज लगेगा तो टोटल कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा? क्योंकि साधारण ब्याज है तो जो ब्याज पहले साल में होगा वही तीनों साल के लिए होगा, हाँ, दूसरे साल के लिए भी होगा और तीसरे साल के लिए भी होगा। तो 5 या 15% ब्याज लगेगा ये इसके लिए, ये कंडीशन के लिए। और इस कंडीशन के लिए देखें तो 5 साल लगता है 7% ब्याज के हिसाब से, तो 7 बचे 35%, 35% टोटल
इस 5 साल में लगेगा। टोटल 10 साल के लिए हमें फाइंड करना है, तो 8 साल से ज़्यादा समय के लिए 9% ब्याज लगता है। तो बचा कितना, 5 3 8, 2 साल बचा हुआ है, तो इसमें लगेगा 9% का ब्याज। तो 9 दूनी 18%। तो टोटल कितना ब्याज हो गया, 35 15 50 50 और 18 68, 68% ब्याज लग गया। और ब्याज की जो कीमत है, जो वैल्यू है, ये 6800 रुपए है, 6800 रुपए है। तो अगर 1% की वैल्यू निकालें तो 68 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 100, 100 रुपए आ गया। फाइंड करना है जो उधार लिया होगा, जो उधार पैसे होंगे वो फाइंड करना है। तो उधार पैसे कितने होंगे, 1% की वैल्यू 100 है, तो 100% उधार लिया होगा, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणे 100, 10,000। 10,000 रुपए उधार लिए थे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक शंकु ऐसा है, उसके आधार का क्षेत्रफल उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यदि त्रिज्या r है तो तिर्यक ऊंचाई l क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या r है तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है पाई r l। आर क्या है, त्रिज्या, एल है तिर्यक ऊंचाई, तो ये इसके इक्वल दिया हुआ है, तो हम इसके इक्वल कर दें। एल की वैल्यू इसमें फाइंड करना है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू यहाँ से आर आ गई। बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिया हुआ था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 28 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के बीच में एक गोलाकार तालाब है। यदि तालाब का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो शेष खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो वर्गाकार खेत है और उसके बीच में गोलाकार तालाब है, तो जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा वर्ग का, भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये 28 भुजा है, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। और बीच में तालाब है, तालाब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 है, तो शेष खेत का जो क्षेत्रफल है वो फाइंड करना है। तो जो तालाब है, तालाब का क्षेत्रफल इसमें से घटा दें, तो जो शेष खेत होगा उसका क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा 8, ये बचा 6, और ये हो जाएगा 168, 168 मीटर। आसान से क्वेश्चन ये भी दिया हुआ था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी राइट प्रिज्म की ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए और बेस का एरिया वही रहे, एरिया जो है, बेस एरिया सेम है, सेम है, तो वॉल्यूम, ये आयतन है, आयतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का इसमें इंक्रीज कितना होगा ये फाइंड करना है। तो जो वॉल्यूम होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अगर एरिया फिक्स हो गया, तो ये जो वॉल्यूम होगा ये प्रोपोर्शनल होगा हाइट के, ऊंचाई के प्रोपोर्शनल होगा। जिस जिस अनुपात में ऊंचाई बढ़ेगी उसी अनुपात में ये इसका क्षेत्रफल भी, सॉरी, इसका आयतन भी बढ़ेगा। तो ये 50% बढ़ रहा है, तो जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो भी 50% ही बढ़ेगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन दिए हुए थे लास्ट में। ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल सजावटी दीवार घड़ी में एक ऐसा डिजाइन है जिसमें एक जीवा कॉर्ड घड़ी की परिधि और मौजूद दो बिंदुओं को जोड़ता है। एक वृत्त बना लें, दो बिंदुओं को जोड़ रहा है, जो जीवा होती है वो दो बिंदुओं को ही जोड़ती है, तो मान लेते हैं ये एक जीवा है। यह जीवा और दो त्रिज्या त्रिज्या मिलकर घड़ी के केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये एक केंद्र होगा, यहाँ से अगर हम इसे जोड़ दें, ये त्रिज्या होगी, मान लेते हैं त्रिज्या जो दी हुई है ये 20 दी हुई है, 20 दी हुई है। समबाहु त्रिभुज होगा तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 हो गया। इस जीवा से बने छोटे हिस्से, जो सेगमेंट बनेगा, तो सेगमेंट ये वाला होगा, ये सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट को अलग रंग से रंगा गया है, ये रंग दिया गया। घड़ी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा यह छोटा रंगा हुआ भाग है, तो ये पूरे का, ये जो पूरा भाग है, इसका कितना परसेंट, ये जो मैंने अभी इसे सेट किया है,
ये कितना परसेंट बचेगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो 60 डिग्री कोण बनेगा, तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, ये पूरे का, इसका जो सेक्टर बनेगा इसका क्षेत्रफल निकाल लें सेक्टर का, तो पूरा जो भी क्षेत्रफल बनेगा, पहले हम क्षेत्रफल निकाल लें, एरिया। एरिया तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर ये हो जाएगा 400 पाई, 400 पाई हो गया। और सेक्टर का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, सेक्टर 60 डिग्री है, तो एरिया हो जाएगा एरिया इंटू 60/360 डिग्री, तो 60 से ये कैंसिल होगा, तो आ जाएगा एरिया डिवाइड बाई 6, तो सेक्टर आ गया इतना। और अब हम इस सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालें, तो इस एरिया, ये जो सेगमेंट का एरिया है, इसमें ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया वो हो जाएगा √3/4, ए स्क्वायर भुजा 20 है, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो इसमें से इस जो सेक्टर का एरिया है, इसमें से ये एरिया हम घटा दें, तो ये हो जाएगा टोटल जो एरिया है 400 पाई, तो 400 पाई माइनस √3/4, और ये भी हो जाएगा 400। प्रतिशत में फाइंड करना है, टोटल जो एरिया होगा, टोटल कितना एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये टोटल एरिया 400 पाई है, तो 400 पाई के से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे 400 पाई/6 होगा, क्योंकि सेक्टर 6 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो 6 से ये डिवाइड होगा, यहाँ पर 6 होगा। इसे अगर हम सॉल्व करें, 400 पाई से 400 पाई कैंसिल हो जाएगा, नहीं, अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले इसको, ये वाला पार्ट ले लें, परसेंटेज में फाइंड करना है, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आएंगी वो परसेंटेज में आ जाएंगे। 400 पाई से 400 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 100/6 माइनस, और 4 से ये कैंसिल होगा तो 100 हो जाएगा, और √3 गुणे 100 और 400 पाई, पाई के वैल्यू 3.14 रख दें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा परसेंट वैल्यू। अब यहाँ सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 1/6, तो ये हो जाएगा 16.66% माइनस, और √3 1.732 डिवाइड में आ जाएगा 4×3 = 12, 14×4 = 56, ये गुणे 100, ये आ जाएगा इतना परसेंट। 1.73 ये हो जाएगा दशमलव, शिफ्ट हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होके, ये हो जाएगा 173.2। 12.56 से इसे अगर हम डिवाइड करें, तो 173, 13 से अगर हम डिवाइड करें, 13×3 = 169, तो 13 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आएगी, 16.66% माइनस 13 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर अप्रॉक्स वैल्यू अब निकालें यहाँ से, थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, 13 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो लगभग आएगा, अगर हम 16.66 से अगर 13% भी घटा दें, तो 3 दशमलव समथिंग % आएगा, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू होगी, तो 3.66% से कम ही वैल्यू आएगी, जो कि ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से आप सोल्व कर सकते हैं इसे। एक बेलन दिया हुआ है, त्रिज्या और हाइट दी हुई है, एक छेद दिया हुआ है इसमें, r 2 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई तक किया जाता है, मूल आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा हटा दिया जाता है इसमें से। तो बेलन है ये ऐसे, और इसमें ये छेद किया जा रहा है, ये ऐसे पूरे। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे एच, एच पूरा ही है, और हाइट जो दी हुई है ये 10 है, 10 प्रतिशत में निकालना है,
टोटल जो बेलन है, ये पूरा बड़ा वाला बेलन, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर गुणे हाइट 10 ही है, 10 से 10 पाई से पाई, तो ये हो जाएगा 4 और 16 परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी परसेंट में। 4 से डिवाइड करें तो 4 से ये कटेगा तो आ जाएगा 25%। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के सेक्टर का सेंट्रल जो एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री, और आर जो दिया हुआ है ये है 15 सेंटीमीटर। उसी सर्कल के एक और सेक्टर का सेंट्रल एंगल पाई बाई फोर की भी वैल्यू 45 डिग्री है, 45 डिग्री ही होती है क्योंकि पाई/4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 45 डिग्री ही होता है। उसी सर्कल तो रेडियस इसका भी सेम रहेगा। पहले सेक्टर के क्षेत्रफल और दूसरे सेक्टर के क्षेत्रफल का अनुपात इसमें फाइंड करना है। त्रिज्या भी सेम है और एंगल भी सेम है, तो जो इनका क्षेत्रफल होगा वो सेम ही होगा, तो रेशियो फाइंड करना है तो 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाया था, वो भी बता देता हूँ। ये हो गया था, ये हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन था। दो व्यक्ति ए और बी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए और बी हैं, चारागाह किराए पर ले रहे हैं। ए के पास 18 घोड़े हैं, 18 हॉर्स हैं, जिन्हें वह 4 महीने तक चराता है। ये 4 महीने तक चरा रहा है। बी के पास 24 गायों को 6 महीने तक, ये 24 काऊ हैं इसके पास और ये 6 महीने तक चरा रहा है, और 36 भेड़े भी हैं इसके पास, 36 सीप हैं जिन्हें 4 महीने तक चरा रहा है, 4 महीने तक चरा रहा है। संबंध दिया हुआ है, रिलेशनशिप दिया हुआ है इनके बीच में। 3 घोड़े 6 गायों के बराबर है। हॉर्स, काऊ और सीप का जो रिलेशन है वो अब देखें कि क्या है। 3 जो घोड़े हैं, 3 हॉर्सेस 6 काऊ के बराबर है, तो 3 से अगर हम डिवाइड कर लें तो हो जाएगा, एक जो घोड़ा होगा वो 2 गाय के बराबर है। 4 गायें 8 भेड़ों के बराबर है, तो 4 से अगर हम इसे डिवाइड कर लें तो आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो 1 काऊ जो होगा वो 2 सीप के बराबर होगा। एक ही रिलेशन मिले हैं, तो जो हॉर्स की कैपेसिटी होगी वो काऊ के डबल होगी, और जो सीप की है, मान लेते हैं अगर सीप की कैपेसिटी 1 है तो गाय कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और हॉर्स की हो जाएगी इसकी डबल, 2 से डबल तो ये हो जाएगी 4, ये आ जाएगी इनकी कैपेसिटी। 18 हॉर्सेस हैं, तो नंबर जो दिए हुए हैं 18 हैं, और जो टाइम है, टाइम ये दिया हुआ है 4 महीने का। काऊ 24 है, सीप है 36, ये 6 महीना है और ये 4 महीना। इन्हें अगर हम टोटल निकाल लें, 18 चौके 72, यहाँ पहले इसे सॉल्व कर लें क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इसमें केवल इसी का रिलेशन निकालना है क्योंकि ये एक के पास है और ये बी के पास है, तो इनका हम रिलेशन निकाल लें। तो 4 से हम सभी में क्या डिवाइड कर सकते हैं, हाँ डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 6, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, और 6 से और डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3, 6 से ये डिवाइड होगा तो ये 6 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6, 6 से और डिवाइड कर सकते हैं एक बार, तो 3 यहाँ से 2 यहाँ से तो 2 बचेगा, और 6 यहाँ से डिवाइड हो गया, 6 यहाँ से डिवाइड हो गया, तो बचा यहाँ पर केवल 1:3, और ये जुड़ जाएगा क्योंकि बी के पास काऊ और सीप है, तो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 3, 1:3 के अनुपात में ये शेयर कर रहे हैं। जो किराया होगा वो इस अनुपात में शेयर करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर 2 है, 2 है, तो 2:3 के अनुपात में जो भी किराया होगा वो शेयर करना पड़ेगा। ए का किराया कितना होगा, देना होगा टोटल का, वो हमें फाइंड करना है। तो ए 2 भाग देगा, कितने में से, 3 2 5, 5 भाग में 2 भाग ए देगा, तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। तो इसमें आगे सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।